स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एक्स फैकल्टी ऑफ फिटजी मुंबई। हम लोग पिछले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे। देखिए, डेली डेली एक नया ही चैप्टर आपको मिल के आ रहा है। जैसे डिटर्मिनेंट में जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, उसको हम लोग पिछले क्लास में उसका प्रॉब्लम बनाए थे, थ्योरी भी पढ़े थे। अब इस क्लास में, इस लेक्चर में आपको फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो चैप्टर है ये डिटर्मिनेंट्स का ही पार्ट है, लेकिन हर बुक में ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना इसमें सीखते हैं। एक इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये अभी कोविड-19 के कारण जो सीबीएसई का रिवाइज्ड जो सिलेबस हुआ है उसमें इस चैप्टर को हटा दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड। बिकॉज अभी बाकी बोर्डों का कोई ऐसा रिडक्शन का आया नहीं है कि क्या सिलेबस में होगा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आईआईटी में इससे क्वेश्चन रहता भी है और बनने का 110% चांस भी होता है। तो इसलिए, और दूसरा चीज है जो आपको सीबीएसई बोर्ड ने जो चैप्टर रखा है, यही चैप्टर रखा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो सोल्व करने का जो मेथड है वो मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, वो सीबीएसई बोर्ड में रखा हुआ है। ये इस चैप्टर का प्रॉब्लम और इसी चैप्टर का मतलब जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड, हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से पढ़ेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट अभी चल रहा है तो बाय डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड, या इसी का जो डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सोल्व करते हैं तो उसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। जो साइंटिस्ट जो मेथड दिए उनका नाम था क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन निकालते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। तो ये जो क्रैमर्स रूल वाला जो चैप्टर है वो आपको हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है तो ये चैप्टर और इसी को सोल्व करने का कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का भी निकालना, होमोजीनियस का भी निकालना, ये सब जो भी होगा वो सीबीएसई बोर्ड में आपको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए आ सकता है, इससे नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा। एक तो जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट होगा, आईसीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट होगा, तो और साथ साथ नॉलेज भी तो होगा। और इसको अगर हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप जब इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को जब हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे तो वहां बहुत आसानी होगी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि थ्योरी तो सब सेम ही लगभग रहेगा, सिर्फ रूल अलग हो जाता है, सोल्व करने का रास्ता अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे हैं, आपको रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट जाना है, तो उसका अलग अलग वे हो सकता है, पहुंचेंगे तो वहीं, है ना। तो सॉल्यूशन जो होगा, जो आंसर जिसको हम बोल सकते हैं, वो सबका सेम ही होगा, खाली मेथड अलग अलग है, ठीक है। जो थ्योरम होगा, थ्योरी होगा, उसका कंसेप्ट दोनों का सेम ही है। जैसे उसमें भी टर्म्स आएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सब वर्ड उसमें भी आएगा। कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो इसमें भी ये सब वर्ड आएगा डिटर्मिनेंट मेथड से, क्रैमर्स रूल से भी, और आपको मैट्रिक्स मेथड से भी ये सब टर्म आएगा।
तो फंडामेंटल सबका सेम ही है, खाली प्रोसेस अलग है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं बिकॉज इजी है, पढ़ने में आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और इसका आईआईटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको, है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं ये जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि रिडक्शन हटा दिया तो उसको ध्यान से नहीं देखना है। रिडक्शन कर दिया अगर किसी चैप्टर का तो उसको ध्यान से देखो, नॉलेज लो ना, बाद में अपने एग्जाम के टाइम में वो सब 19-20 करते रहना, है ना। अभी टाइम में टाइम है, तो ये सब चीज है। क्रैमर्स रूल कभी कभी ऐसा होता है कि चलो इसी बेसिक इसको हटा दिया, इस साल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 2021 में एग्जाम देना है, ठीक है, 20-21 में एग्जाम देना है। बदकिस्मती से अगर कोई स्टूडेंट 21 में अगर नहीं क्लियर कर पाता है सब्जेक्ट को, तो समझिए कि वो देगा तो फिर उस समय का सिलेबस अगर रिवाइज रहेगा तो क्वेश्चन रिवाइज सिलेबस से आएगा, ठीक है, हो सकता है इंक्लूड कर ले। तो कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण ना इसको हटा दिया गया है, नहीं तो आज तक इसको हटाया नहीं गया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि अपने हिसाब से अपना इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो समरी है इस चैप्टर का, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो, लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ रहा है, जो अननोन क्वांटिटी है या जिसको आप वेरिएबल बोल सकते हैं, तो वो वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना, आंसर, अगर मतलब अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो आंसर। जैसे x और y अगर दो अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, 2 अननोन क्वांटिटीज है या अननोन वेरिएबल्स बोल सकते हैं, तो इसका जो इक्वेशन दिए हुए रहेगा, लीनियर इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना, यही इस टॉपिक में है। तो इस सॉल्यूशन प्राप्त करना बाय क्रैमर्स रूल के, क्रैमर्स स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम से इस मेथड को जोड़ दिया है, ठीक है, रूल बनाया है कि ऐसे ऐसे आप इसको बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो, पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस तो आपको समझ में आता ही है। जैसे x बराबर 5 लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये लीनियर इक्वेशंस है। देखो, ये लीनियर इक्वेशंस है इन 1 वेरिएबल, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। शॉर्ट में ये सब समझना, तो ये सब डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, तो ये लीनियर इक्वेशंस हो गया। आपको अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा इक्वेशन रहता 2x प्लस 3y बराबर 15, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 21, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है इन दोनों का, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो आप 10th में पढ़ चुके हैं, 10th में ये लीनियर इक्वेशंस 2 अननोन या 2 वेरिएबल एक्स वाई और 2 इक्वेशन, तो आराम से x और y का वैल्यू निकल जाएगा ना जी। तो ये ऑलरेडी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, बट 10th वाला मेथड से नहीं पढ़ना है, बनाना है क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली इसको सोल्व करना है। इस चैप्टर में यही सब है। आपको 3 वेरिएबल का भी आएगा, 2 वेरिएबल तो आप 10th में पढ़ लिए हैं, तो लगेगा कि इसको हम ऐसे ही सोल्व करके आंसर मिलाने के लिए, ठीक है, कि आप अपना 10th के जो फंडामेंटल है उससे इसको सोल्व करके आप क्रैमर्स रूल से सोल्व करके दोनों का आंसर मिला सकते हैं कि मेरा कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ऐसा करके, ठीक है। तो यही है, यही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मान लो 5x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। तो जानते हैं कि 3 वेरिएबल है तो 3 गो इक्वेशन रहेगा, तभी ना x, y और z का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस तरह से। तो वो हम लोग इस मेथड से, क्रैमर्स रूल से इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि सॉल्यूशन का बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो सब 2 वेरिएबल वाला समझिए, अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 21। अगर इन दोनों को हम सोल्व करते हैं और इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है,
तो x और y का जो वैल्यू आएगा वही कहलाता है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम वर्ड, ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th में बता दिए थे कि सॉल्यूशन सेट किसको कहते हैं इक्वेशंस का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं। सिस्टम कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा अगर इक्वेशंस दिए हुए रहता है तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और उसमें जो अननोन क्वांटिटीज है या जिसको वेरिएबल जनरली एक्स वाई लेते हैं, है ना, तो इस तरह से उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, उसका जो मान होगा उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है, सॉल्यूशन सेट बोल सकते हैं। तो इसका x और y जो वैल्यू होगा दैट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दीज इक्वेशन। अगर x और y का जो वैल्यू निकलेगा इसको सोल्व करने से, तो ये इक्वेशन और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसी से आया है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल सकते हो। उसी तरह से तीन इक्वेशंस रहेगा, तीन वेरिएबल रहेगा और एक्स और वाई और जेड का अगर जो वैल्यू वो तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाइड किया, इसको नहीं सेटिस्फाइड किया तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सब सारा इसमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं थ्योरी से, कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, कंसीडर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equations a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z d2, a3x plus b3y plus c3z is d3। ये क्या है, ऐसा एक इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं, लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है और तीन को हम लोग इक्वेशन कंसीडर किए हैं। यहाँ पे x y z वेरिएबल्स है या इसको अननोन क्वांटिटीज बोल सकते हैं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, रियल नंबर है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हम लोग सोल्व कर रहे हैं ना, सोल्विंग अ सिस्टम ऑफ, सिस्टम को सोल्व कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा अगर इक्वेशन एक साथ अगर हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस। ठीक है, और सिस्टम, साइमल्टेनियस भी हो गया और सिस्टम भी बना रहा है। ठीक है, दो से ज्यादा इक्वेशन है, यहाँ एक दो तीन इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम बना लिया, साइमल्टेनियस है और क्योंकि एट ए टाइम ले रहे हैं। ठीक है, एट ए टाइम कंसीडर किया जा रहा है इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका वही सॉल्यूशन होगा जो x, y और z का जो वैल्यू होगा, और वो x, y, z यहाँ पे तो a1, b1, c1 का अगर हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ना, हो सकता है 2, 3, 5 ऐसे करके। तो x, y और z का जो वैल्यू निकलेगा किसी भी इस टाइप के इक्वेशन में, तो वो x, y और z क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट विच सेटिस्फाइज दिस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियस, मान लो x, y और z का वैल्यू अगर ऐसा आता है, सपोज कि दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और तीसरा को नहीं सेटिस्फाइड किया, तो वो सॉल्यूशन सेट नहीं कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट। ये
PMC 1 हम लोग ले लेते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज, या वेरिएबल लिख सकते हो, वेरिएबल। यहां पे क्या है? से x, y एंड z which satisfy the given system of linear equations साइमल्टेनियसली अगर हमको इसमें सेटिस्फाइड करेगा तो साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाइड करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज या वेरिएबल, मान लो x, y, z, क्योंकि x, y, z लिए यहाँ पे, which satisfied the given system of linear equations simultaneously। अगर साइमल्टेनियसली इस सिस्टम इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को अगर x, y, z सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग मान लो ऐसे लिख सकते हैं कि, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल लेके आपको हम समझा रहे हैं कि x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 6 इस सिस्टम ऑफ, ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 6 इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। बिकॉज ये जो इक्वेशंस है 5x माइनस 6y प्लस 4z इज इक्वल टू 15, 7x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 19, 2x प्लस y प्लस 6z इज इक्वल टू 46। ये x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 6 इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड, माने इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी और इसको भी। तब ये जाके क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशंस का, इस सिस्टम के लीनियर इक्वेशंस का। क्लियर? सो फार सो गुड। ठीक है, तो इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे रहता है, क्या है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नोट्स है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, समझा देंगे, तो उसको हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे भी। पॉइंट्स क्या है? जैसे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, मतलब x, y, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू सिर्फ एक ही हो। तो ऐसे एक ही, माने बराबर नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि सबका वैल्यू बराबर होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब x का भी वैल्यू एक ही, जैसे x बराबर 6, y बराबर 5, z बराबर 7, इस टाइप का। x बराबर 5, 6, दो नहीं, इस तरह से नहीं। x का भी सिर्फ सिंगल वैल्यू, y का भी सिंगल वैल्यू और z का भी सिंगल वैल्यू। तो ऐसे जो सिस्टम होंगे और इनका जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोला जाएगा? यूनिक। यूनिक मतलब एक, यूनिकनेस, यूनिक समझ रहे हैं ना? जैसे सूर्य है ना, सूर्य यूनिक है, एक ही है, दो नहीं ना है। चंद्रमा, मून जो है सिर्फ एक ही है, दैट इज यूनिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशंस होगा, जिसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या नो सॉल्यूशन होगा। मतलब सिस्टम का कुछ सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। अगर साइमल्टेनियसली तीनों इक्वेशन को अगर नहीं सेटिस्फाइड करता x, y और z का वैल्यू, तो सॉल्यूशन नहीं कहलाता। ठीक है, दो को सेटिस्फाइड किया, तीसरा को नहीं सेटिस्फाइड किया, तो भी तो सिस्टम का हिस्सा है ना तीसरा इक्वेशन।
दो इक्वेशंस को अगर एक्स वाई जेड सेटिस्फाइड किया और तीसरा को नहीं सेटिस्फाइड किया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई और जेड के किसी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ऑलवेज ट्रू होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज ट्रू होगा। तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब मान लो तो ये सब पॉइंट है, उसी को पॉइंट्स को लिखना है। अब मान लीजिए कि कोई सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता है या मोर देन वन सॉल्यूशन रखता है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखता है, तो ऐसे सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे कि अ सिस्टम विच में हैव either unique solution या infinitely many solution is called a consistent system. If a system of linear equation has no solution, then it is called inconsistent system. Inconsistent system. तो आपको इस चैप्टर में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। एनसीईआरटी में आपका प्रॉब्लम इसी तरह से है कि वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ कंसिस्टेंट सिस्टम या नॉट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये सब सारा पॉइंट है। अब इसके आगे जो होगा, इसके आगे ये भी है कि कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगा और कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। जो सिस्टम लिए थे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिए थे, उसको फिर एक बार लिखते हैं क्योंकि समझाने में आसानी होगी, ठीक है। तो लेट जो था पीएमसी 1 में ही लेट अस लिख लो A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 and B3 are real constant, real constants, रियल नंबर या रियल कांस्टेंट। A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, D1, D2, D3 ये सब रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। साइमल्टेनियस इसलिए कि तीनों एक साथ, मतलब एक ही साथ सब कंसीडर किया जा रहा है ना, साइमल्टेनियस। तो ये आपका, अब इसमें जो पॉइंट्स गोल के गोल ये समझा है उसी को लिखना है। आप अपना नोट्स बुक में लिखिएगा, हम मतलब लिखते जाते हैं अपना नोट्स में। सिस्टम ऑफ simultaneous linear equations may have unique solution, solution ये से लिखे हैं, या many more solution या no solution at all, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसका आइदर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। जैसे मेनी या मेनी मोर मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं, मेनी मोर का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको और
ये भी बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है बच्चों? 3 टाइप का हो सकता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड का बहुत सारा वैल्यू, इनफाइनाइट, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नहीं सॉल्यूशन होगा उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। दो ही तरफ का कंसिस्टेंसी है, चेक करने का कंसिस्टेंसी का क्या है? 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स वाई जेड का अगर कोई वैल्यू है जो जो एग्जांपल लेके चलेंगे बनाएंगे उस सब में अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है साइमल्टेनियसली तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आ रहा है ना समझ में कि किसको क्या कर रहे हैं, हम लिखते भी जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, 2 बार 3 बार समझाएंगे तो यही क्लास में आपको सब याद भी हो जाएगा सारा चीज। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन लगता है, बहुत बच्चों को ये लगता है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सब में थोड़ा सा ये अगर ढंग से नहीं ध्यान देके पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाता है। इसलिए 2-3 बार रिपीट कर देते हैं कि ताकि आजीवन वो याद रहे, है ना। नोट 1 में ये लिखा गया, नोट्स 2 में ऐसे लिखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या लिखाएगा? सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, या मेनी मोर सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लिख दो, शॉर्ट में ही लिखो, लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। If system of simultaneous equation in a unique solution and infinitely many solution, then such system is called consistent system. Consistent system, CONSISTENT, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कहने का मतलब आइदर एक सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए यार, उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। एक को सॉल्यूशन आ गया तो समझिए कि कंसिस्टेंट है ना। तो ये चीज है। तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि अगर सिस्टम नहीं सॉल्यूशन रखता है, अगर सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब एक्स वाई और जेड ऐसा कोई बना ही नहीं जो गिवन इक्वेशंस रहेगा उसको सेटिस्फाइड कर सके, साइमल्टेनियस गिवन इक्वेशंस को, तो उसको हम लोग नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर तीसरा पॉइंट में हम लोग ये दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि इफ सिस्टम of simultaneous linear equation has no solution, then such system is called inconsistent। इसी में IN लगा दो, inconsistent system। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देखो
नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, बिकॉज फिर इसको हमको लिखना पड़ेगा। अगर फोर्थ में अगर D1 जो RHS में है, RHS वाला जो है यहाँ D1 D2 D3, अगर इसका वैल्यू सबका D1 का भी D2 का भी D3 और भी इक्वेशंस रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और भी इक्वेशंस रहता, अगर D4 रहता D5, अगर इस सब का RHS का वैल्यू अगर 0 होता है तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखते हो कितना बड़ा चीज है, बोलना पड़ रहा है ना। तो इसको लिखते हैं कि इफ D1 बराबर D2 बराबर D3, यहाँ तीन ही इक्वेशन कंसीडर किए हैं इसलिए तीन ही का समझाते हैं। आपको तीन ही इक्वेशन का पढ़ना भी है ना, ज्यादा बड़ा पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा मतलब कहने मतलब 4 वेरिएबल का तो पढ़ना भी नहीं है। तो इफ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0 अगर हो जाता है, ठीक है, मतलब सब वेरिएबल को LHS में रखना, कांस्टेंट को RHS में, और ऐसा अगर हम सेट करके प्रॉब्लम को देखते हैं और इधर RHS का वैल्यू 0 होता है सबका D1 D2 D3 का, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इफ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0, then system of simultaneous linear equation is called homogeneous सिस्टम। अदरवाइज क्या कहलाएगा? अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। मतलब अगर D1 D2 D3 में कोई भी वो 0 नहीं होता है, अगर इसका वैल्यू 2 3 ये 0, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस। अगर D1 का वैल्यू 0, D2 का वैल्यू 0 और D3 का वैल्यू 5, तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा? बोलिए, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस, क्योंकि D3 का वैल्यू 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो लीनियर इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। तो इधर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इफ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0, देन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। अगर ऐसा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। एग्जांपल, मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1z, A2x प्लस B2y प्लस C2z 0 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर 0। तो ये इक्वेशन जो सिस्टम है, इक्वेशन से बना हुआ जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है? एक समान, एक जैसा, है ना, होमोजीनियस। तो सब 0 0, तो ये क्या है? कुछ और नहीं, होमोजीनियस सिस्टम है। सिस्टम जानते हैं इनके लीनियर इक्वेशन है ना, साइमल्टेनियस है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये कुछ नहीं, होमोजीनियस है, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा इसका एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल में अगर हम ऐसे लिखे A1x प्लस B1y प्लस C1z, A1 B1 C1 कुछ एग्जांपल लेके होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 0, B2y प्लस C2z 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z 0 B,
ये 0 नहीं, 5 कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिस्टम कैसा है? होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस, बिकॉज तीनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, इधर RHS, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो है आपका, ये जो सिस्टम जो है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या कहलाया? नॉन होमोजीनियस। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे ना लिखे उनको समझ में आ रहा है कि सिस्टम लेके चल रहे हैं, है ना। सिस्टम का मतलब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन अगर हम एक साथ कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, है ना। एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस हो गया। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक भी इसमें से कोई वो नॉन जीरो हुआ, D1 D2 D3 में से कोई भी एक वो नॉन जीरो हो जाएगा तो वो नॉन जीरो, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। कोई भी एक वो नॉन जीरो हुआ तो नॉन, देखो ट्रिक है, नॉन जीरो तो नॉन होमोजीनियस, कोई भी है वो, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है तो वो चीज है। अब एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया? कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। इतना तरह सारा क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हुआ कि ये जो सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका आइदर एगो सॉल्यूशन हो सकता है जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, या आइदर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है, या नो सॉल्यूशंस हो सकता है। तो ये इसमें हम लोग को जो अभी तक पढ़े थे तो ये था। और दूसरा अब क्या था? कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं बाबू? कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब कहलाएगा? बोलो। तो कंसिस्टेंट तब कहलाएगा जब कम से कम एगो सॉल्यूशन जरूर होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखेगा तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा? जब एको को सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन समझ में आ रहा है। होमोजीनियस तो अभी डिस्कस किए कि RHS में सबका वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अगर इसमें से D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, इफ एनी वन ऑफ D1 D2 D3 is non-zero, then system of simultaneous linear equation is called non-homogeneous system. Clear? So far so good. तो आगे बढ़े ना, तो ये कॉपी कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्रैमर्स रूल लगा के सॉल्यूशन निकालना, तो हम लोग सबसे पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम को पढ़ेंगे। ये समझ में आ जाएगा। तो होमोजीनियस छोटा भी है और बहुत इजी भी है, ठीक है, क्योंकि इधर इधर तो 0 हो गया, तो बचा क्या है इसमें? तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पहले सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड बोले तो समझना क्या है? क्रैमर्स रूल, ठीक है। CBSE में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो रह गया बाकी जो स्टेट बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया या IITs हो गया, उस सब में ये है, ठीक है। अब PMC 3 में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं, सोल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय जो रूल है उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। एग्जाम में पहले कैसे दिए हुए रहेगा ये क्वेश्चन कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड या बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल ज्यादा यूज होता है क्योंकि साइंटिस्ट का जो बनाया हुआ स्विस मैथमेटिशियन क्रैमर साहब ने रूल को डेवलप किया था, ठीक है। तो इसको PMC 3 है, PMC 1 2 नोट्स वाला हो गया और 3 में ये 1 में जो स्टार्टिंग हुआ था वो। तो सॉल्यूशन ऑफ
अब हम लोग थ्योरम 1 में देखते हैं, दो वो सिस्टम को कंसीडर करते हैं, दो इक्वेशन के सिस्टम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो थ्योरम 1, थ्योरम 1 में let us consider सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, बार बार नहीं लिखेंगे, साइमल्टेनियस तो है ही है यार, है ना। तो साइमल्टेनियस लिखने का जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन तो कंसीडर कर नहीं रहे हैं, एक से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा इक्वेशन ही कंसीडर होगा। तो साइमल्टेनियस अंडरस्टूड है, वो आप बार बार लिखेंगे तो समझ रहे हैं ना, लेंदी होगा आपको लिखने में भी। अंडरस्टूड है। लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स का इक्वेशन कंसीडर करते हैं, थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं। तो a1x प्लस v1 बाई इज, अगर इधर d1 लिख रहे हैं तो d1 लिखिए, a2x प्लस v2 बाई d2, ठीक है। तो ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हम लोग कंसीडर किए ये। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब x और y जो अननोन है उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। यहाँ पे a1 वेयर x एंड y आर टू वेरिएबल्स एंड a1, a2, b1, b2, d1, d2, ये सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ये ऐसा इक्वेशन को हम लोग कंसीडर कर लिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1 बाई माइनस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस d2 बाई माइनस d2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें लगा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, ये 0 है, टेक्निक बताते हैं। x वेरिएबल है तो यहाँ x लिखो, और नीचे में लिखना क्या लिखेंगे, x जब लिखे मेक श्योर RHS को 0 कर देंगे, उसके बाद ये, और x वाला का लिखना है तो इसको कवर कीजिए। तो बचता क्या है, b1, d1, b2, d2 इस तरह से दिख रहा है, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये कवर करो, कवर करने के बाद इसको कवर किए तो क्या आया, b1 दिखा तो b1, फिर माइनस d1 तो माइनस d1, फिर प्लस b2 है तो b2 और माइनस d2, ये ऐसे करके हम लोग लिख दिए। इज इक्वल टू, और ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट का साइन स्कीम बताया था, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना जी, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस, तो प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे माइनस y, ये y को कवर कीजिए, y वाला पार्ट को कवर कर दीजिए ऐसे। तो a1 दिखा तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में a1, फिर माइनस d1 दिखा, और फिर a2 दिखा, y को कवर कर लिए हैं तो a2 और फिर माइनस d2, a2 फिर माइनस d2, ये डिटर्मिनेंट हो गया। ये प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस में क्या होगा, कांस्टेंट है, d1 d2 सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए 1 यूज किए, और इसको कवर कर दीजिए d1 d2 को, तो बचा क्या, a1 फिर b1, कोफिशिएंट लेते हैं सबका, फिर a2 और b2, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग को, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10th में ही पढ़े होंगे बेसिक मैथ में, तो इस तरह से ये ऐसे लिखा गया। इसको और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बाई, इसको थोड़ा सा
ये माइनस को हटा दो, है ना, माइनस को हटाओ और ऐसे इसको फिर और लिख लो। तो x, ये देखिए माइनस माइनस बाहर ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं ना, माइनस इसमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम से माइनस है तो बाहर ले लो, कॉमन है। तो इसको आप b1 b2 b1 b2 माइनस कॉमन लिए तो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें से भी माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस बाई a1 a2 b1 b2 माइनस आ गया। इसका माइनस बाहर निकालिए डिटर्मिनेंट से, साइन से बाहर निकालिए, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब रहा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इसको रखेंगे कि ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो, ठीक है। तो और अभी माइनस को भी हमको हटाना है, ये माइनस देखो, ये माइनस माइनस तो कट गया, अब इस माइनस को हटा देना है। तो इसको इंटरचेंज कर दो, कॉलम को C2 के C1 की जगह लिखो और C1 को C2 की जगह लिखो। तो इस तरह से हम लोग इसको, तो क्या होता है, माइनस होगा। इंटरचेंज जब हम लोग किसी रो और किसी कॉलम को करते हैं तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, तो माइनस बाहर निकलेगा और माइनस माइनस प्लस, इसको D1 और D2 इंटरचेंज और B1 और B2, ये ऐसे क्लियर। माइनस क्योंकि इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे तो ऐसे करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, सिर्फ माइनस साइन निगेटिव साइन से मल्टीप्लाइड हो जाता है। ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टीज में ये, और इसको माइनस माइनस कर गया तो ये ठीक है। ये ऐसे करके लिख लिए। अब इसको ऐसे लिखिए और x, और इसको इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 एज्यूम कीजिए, डेल्टा 2 और इसको डेल्टा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा 1 इज दिस वन, दिस डिटर्मिनेंट, डेल्टा 2 इज दिस डिटर्मिनेंट, डेल्टा इज दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो लिख देते हैं कि डेल्टा क्या है यहाँ पे और डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, उसको समझते हैं कि कैसे आएगा, है ना। वेयर इधर इधर लिखना पड़ेगा बच्चों। x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा किसको एज्यूम किए हैं, इस डिटर्मिनेंट को देख रहे हो। तो डिटर्मिनेंट कौन सा है, a1 a2 b1 b2, क्लियर। डेल्टा 1 क्या है, फिर प्रॉब्लम बनाने में पहले डेल्टा को लिखिएगा, उसके बाद डेल्टा 1 डेल्टा 2 बता देते हैं टेक्निक कि कैसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखाता है। डेल्टा 1 क्या है, ये d1 d2, फिर d1 d2 एंड डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 इसके ठीक सामने बाई के नीचे वाला को डेल्टा 2 लिए हैं। डिटर्मिनेंट जो है a1 a2 d1 d2, ये ठीक है। तो ये आपका जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 आया वो इस तरह से है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और इस इक्वेशन को a मान लो, इसको a मानो, तो फ्रॉम a हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम a, यहाँ पे तो ये लिख दिए कि डेल्टा 1 लिखा हुआ, तो आपको लगेगा डेल्टा 1 कहां से आ गया, तो डेल्टा 1 इस जो इतना बड़ा जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है उसको एज्यूम किए हैं, सिंबल यूज किए हैं डेल्टा 1 से, ठीक है। तो बहुत सा बुक में आपको इसको d से भी लिख सकते हो, इसको d से भी, कैपिटल D, इसको d1 से भी लिख सकते हैं, इसको d2 से भी लिख सकते हैं। d स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट, तो ऐसे करके, या जानते हैं कि इसका सिंबल डेल्टा लिखा जाता है डिटर्मिनेंट का, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऐसे करके, ठीक है। तो फ्रॉम a हम लोग को क्या मिला, x फ्रॉम a x बाई डेल्टा 1 बराबर y बाई डेल्टा 2
1 बाई डेल्टा, और इसको लेंगे तो x बराबर क्या आया, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, ठीक है, एंड इसको लीजिए y बराबर डेल्टा 2 बाई डेल्टा, ठीक है। ये आपका जो आ गया, यही सॉल्यूशन, x का वैल्यू इससे निकल जाएगा और y का वैल्यू इससे निकल जाएगा। वेयर यहाँ पे जरूर लिखना है कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू, वेयर डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालना इस मेथड से, इसी को क्रैमर रूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। तो एक चीज और है ये कि डेल्टा 2 डेल्टा 3 या और भी रहा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा का बात कर रहा है। हम लोग जो इक्वेशन लिखे थे वो क्या इक्वेशन लिखे थे, तो देखिए इसको हम समझाते हैं बच्चों। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, देखो डेल्टा इज इक्वल टू 0 इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज नीचे अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर 0 लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। एक्स और वाई का अगर हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये एक्स का एक वैल्यू होगा, वाई का एक वैल्यू होगा, तो इसलिए इससे जो प्राप्त होगा सॉल्यूशन वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैमर्स रूल, ठीक है। लिख लो नोट में, द प्रोसेस टू गेट द solution of system of linear equation is called Cramer's rule. So by Cramer's rule, the solution of system of linear equations a1x plus b1y plus b1a2 इतना is x बराबर डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड y बराबर डेल्टा 2 बाई डेल्टा, x बराबर डेल्टा 1 बाई डेल्टा, नीचे डेल्टा रहेगा, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, वेयर डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये x और y निकालना, इसी को क्रैमर्स रूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि जैसे देखो अब तुमको डेल्टा, अब इतना ये तो प्रूव किए कि कैसे ये आया, आपको करना कुछ नहीं है। डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, वो हम समझा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन जो दिए हुए हैं ऐसे ही इक्वेशन दिए हुए हैं। अगर ये d1 dt को अगर लेफ्ट साइड में लिखा है तो आप RHS में लेके चल जाइए, ठीक है। तो ये ऐसे एकदम पैटर्न बना लेना है, जो भी आपको इक्वेशंस दिए हुए रहेगा क्वेश्चंस में, तो इसको ऐसे पैटर्न में रखना है, मतलब RHS को दिखाना है, ठीक है। इस तरह से अगर है तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। जब जैसे ही डेल्टा लिखा गया, तो ये और ये कैसे लिखाएगा वो हम बता देते हैं टेक्निक। डेल्टा को देख लिए कि कैसे लिखा है, डेल्टा आपको ऐसे लिखा गया, ठीक है। इस तरह से आप इक्वेशन को आप ऐसे लिख कर रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, डेल्टा 1 है तो 1 के लिए क्या करेंगे कि पहला कॉलम को रिप्लेस कर देंगे RHS वाला d1 और d2 से। तो d1 और d2 इसके जगह पे a1 a2 के जगह पे आ गया, और ये सेकेंड कॉलम को रहने देंगे। डेल्टा 1 में किसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग फर्स्ट कॉलम
in delta by RHS of the given equation, RHS of the given equation। तो A1 A2 की जगह पे D1 D2 आ जाएगा, D1 D2 जो इक्वेशन दिए हुए हैं। डेल्टा 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डेल्टा में देखना, डेल्टा D1 D2 को रिप्लेस कर दो, हटा दो और D1 D2 इस पे लिख दो, तो A1 A2 D1 D2। क्लियर? कुछ एग्जांपल देके और हम समझा देते हैं, ठीक है? तो इतना कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब कुछ एग्जांपल देके समझते हैं कि डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ये सब कैसे लिख सकते हैं। आपको डेल्टा के जगह पे डी लिखिए, कैपिटल डी लिखिए, डेल्टा 1 के जगह कैपिटल D1 लिखिए और डेल्टा 2 के जगह कैपिटल D2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अपने क्लास में डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो अब देखिए एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। अब इसका डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 1, डेल्टा 2 दो वेरिएबल है, यहाँ x और y 2 वेरिएबल्स है, इसलिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जाएगा। अगर x y z रहता तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 लिखाता, ठीक है? तो इसका सबसे पहले डेल्टा कैसे लिखाएगा, 2 कोफिशिएंट लेते हैं और 3 की जगह -3 लिखेंगे, यहां माइनस है, और 3 7, ये डेल्टा हो गया। डेल्टा 1 क्या होगा, इस इक्वेशन का डेल्टा 1, ठीक है? डेल्टा 1 क्या होगा, तो डेल्टा 1 कैसे लिखते हैं, तो 2 - 3 3 7 है, तो डेल्टा 1 इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो इसको, रिप्लेसिंग, इसको रिप्लेस कर दो, C1 को रिप्लेसिंग, ठीक है? तो रिप्लेस किससे करेंगे, D1 और D2 से, ठीक है? तो यहाँ पे 5 6 और बाकी जो बचता है वो -3 7 रहने दीजिए, ये डेल्टा 1। डेल्टा 2 कैसे लिखाएगा, इसी से ये रिप्लेस करेंगे इसको, इसके लिए डेल्टा 1 के लिए, ठीक है? तो ऐसे हो गया, इतना तक ठीक है। अब डेल्टा 2 हमको निकालना है, तो डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे, C2 को रिप्लेस कर देंगे, अब इसको रिप्लेस कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए, ठीक है? रिप्लेसिंग बाय D1 D2 ऐसे करके, है ना? तो ये आपका क्या बन गया, डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या बना जी, डेल्टा 2 इज 2 3 2, डेल्टा 2 वाला रिप्लेस करना है, मतलब सेकेंड कॉलम वाला रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करते हैं किससे, D1 D2, तो 5 और 6। क्लियर? कोई इसको दिक्कत निकालने में नहीं ना? अच्छा, इसका मान लो कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला, तो इसका डेल्टा क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू 14 प्लस 3 और 3 9 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 23 23। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 का 35 और प्लस 18 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, ये 5 53। तो ये आपका डेल्टा 1। डेल्टा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 15, दैट इज -3। तो इसलिए बाय क्रैमर्स रूल x बराबर क्या लिखते हैं, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना है, 23, और डेल्टा कितना, नहीं, डेल्टा 1 किधर गया, ये 53 बाई 23, ये आंसर हो गया x का। और y बराबर क्या होगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा नीचे रहना है, और डेल्टा 2 -3 बाई डेल्टा 23।
ये आपका ये एक्स और वाई, मतलब ये आपको डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 लिख के बता दिए कि कैसे लिखते हैं, सीख लिए। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता कि सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो ऐसे डेल्टा लिखते, कुछ करना नहीं था, डेल्टा लिखते, डेल्टा 1, डेल्टा 2 जैसे लिखे ऐसे ही बाय क्रैमर्स रूल वी नो दैट एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, ये आंसर हो जाता। तो एक क्वेश्चन बन भी गया, समझा भी दिए। और मान लो कुछ और थोड़ा ट्विस्ट करते हैं कि इधर उधर लिखा हुआ रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 को पढ़ते हैं, इतना कॉपी कीजिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेके इसको और चेक करते हैं कि कैसे आप लोग लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, वो सब हम समझा देते हैं ना। तो सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा इक्वेशन कंसीडर करें 5x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 3x minus 2y is equal to 5। अब इसको डेल्टा लिखना है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्यूशन में गलती ना हो, सबसे पहले इस इक्वेशन को D1 और D2 नजर लग ये कीजिए, ध्यान दीजिए। ये D1 नहीं होगा, ये D1 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इधर कांस्टेंट को RHS में रखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 5x 3y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब ये जो हो गया वो ये D1 हो गया और इधर ये D2 हुआ, ना कि 0 को D1 लेते है ना, तो ये ऐसे नहीं करना है। अब इसका डेल्टा क्या होगा, डेल्टा बराबर क्या होगा बोलिए। तो x का कोफिशिएंट जैसे 5, 3 माइनस 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। डेल्टा 1 क्या लिखाएगा, तो इसी को देखो, डेल्टा 1 को देखो, c लेट c डेल्टा, और इसमें हम लोग डेल्टा 1 है तो 5, 3 को रिप्लेस किससे करते हैं, 6 और 5, D1 D2 से, तो 6 और 5 आ जाएगा और ये एज इट इज, क्लियर। और क्योंकि x और y है तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी चाहिए, तो डेल्टा 2 क्या लिखाएगा इसका, डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 डेल्टा में जाइए, डेल्टा में जाइए और डेल्टा 2 लिखने के लिए इसको रिप्लेस कीजिए, 5, 3 को छोड़ दीजिए, तो 5 और 3 छोड़ दिए, 3 और माइनस 2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 6 और 5 से, 6 और 5 से, ठीक है। ये डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 लिखने आया ना, हाँ, तो लिखने आ गया। अब x y निकालना है तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा से x और y निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग आज बहुत अच्छा चीज को पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग बहुते पढ़े है ना, बहुत अच्छा चीज सीखे हैं, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि अभी ये नॉन होमोजीनियस अभी पढ़ रहे हैं, तो होमोजीनियस भी बचा हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी बचा हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इस मेथड से निकालेंगे, कैसे समझेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है क्या है, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। आज बहुते पढ़े हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।